तो उत्तर प्रदेश चुनावों के मद्देनजर फेसबुक को एक हथियार बनाकर भाजपा, बजरंग दल, आरएसएस, केंद्र की मोदी सरकार इस्तेमाल कर सकती है फेक प्रोपोगेंडा, धर्म विशेष के खिलाफ, लोगों को भड़काने, दंगे करवाने में, अपना राजनीतिक मकसद साधने में। उत्तर प्रदेश के चुनाव को जीतने के लिए फेसबुक का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए फेसबुक से मांग की गई है कि आप तुरंत अपनी टीम में हिंदी भाषा जानने वाले को नियुक्त करें और इस तरह के जितने भी कंटेंट किसी जाति, विशेष, धर्म, महिलाओं के खिलाफ अगर आते हैं तो उसे तुरंत हटाया जाना चाहिए। अमित शाह का बेटा जय शाह की कमाई बिना कुछ किए 24 करोड़ से 116 करोड़ पहुंच जाती है और दुबई में बैठकर मैच का मजा लेते हैं। कुछ सीखिए आप। मित्रों का जो चुनावी कर्ज है वो चुकाना है। तो अदानी और अंबानी के बीच में कंपटीशन है। आप उस प्रतियोगिता में कहां खड़े हैं अपने गिरेबान में झांक कर देखिएगा। नितिन गडकरी जी, एएनआई की न्यूज है, नितिन गडकरी जी का कहना है कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर बाहर से मंगाने पर, इंपोर्ट पर 8 लाख करोड़ खर्च किया है। 8 लाख करोड़, चलिए ठीक है, पर वो यहां नहीं रुकते। नितिन गडकरी जी एक कदम आगे बढ़कर ये बताते हैं कि ये 8 लाख करोड़ जो पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करने पर खर्च किया जा रहा है वो बढ़कर अब सीधा 25 लाख करोड़ हो सकता है और अपनी जान गंवा बैठता है। और देश के गृह मंत्री कहते हैं सब कुछ बहुत बढ़िया है, कुछ भी ऐसा नहीं है, हिंसा नहीं है, पूरी आजादी है, सब कुछ चल रहा है, करोड़ों के पैकेज घोषित कर दिए। मुझे लगता है ये जख्मों पे नमक छिड़कने का काम जो है वो आप कर रहे हैं जब आप हकीकत को स्वीकारते नहीं। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। सभी को जय हिंद कहूंगी। और पढ़ ही लिया होगा मैंने क्या लिखा है। देश के पढ़े लिखे युवा बेरोजगार कब तक पकोड़े तलते रहेंगे? क्यों नहीं एक मुलाकात देश के प्रधानमंत्री जी से या गृह मंत्री अमित शाह जी से कहकर उनके सुपुत्र जय शाह से आप कर लेते। मैं भरोसे से, यकीन से कह सकती हूं कि देश के करोड़ों युवा पढ़े लिखे बेरोजगार जो सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, एक मुलाकात जय शाह से आपको करोड़ों में खिला सकती है। और आप साथ साथ में दुबई में या देश से बाहर कहीं पे भी क्रिकेट मैच के खूब मजे ले सकते हैं। अभी खबर आई द कारवां मैगजीन ने अमित शाह जी के बेटे जय शाह की संपत्ति मोदी सरकार आने से पहले 2014 में 24 करोड़ दशमलव 61 यानी कि 24 करोड़ के करीब बताई। उनकी जो कंपनी है, उनका फर्म का नाम है कुसुम फिनसर्व ने 24 करोड़ से मात्र 19 और 21 के बीच में कमा लिए हैं 116 करोड़ से ऊपर। जी हां, 24 करोड़ से सीधा 116 करोड़ रुपया। फार्मूला सिर्फ अमित शाह जी और मोदी जी ने अपने या तो पूंजीपति मित्रों को बताया हुआ है कि इस मंदी में किस तरीके से आप करोड़ों में खेल सकते हैं, या तो अपने पूंजीपति मित्र या वो मात्र एक जय शाह को पता है। तो दोस्ती करिए, किसी और से दोस्ती कीजिए ना कीजिए, जय शाह से दोस्ती करिए और पता करिए कि जब सारी अर्थव्यवस्था डूब रही है, काम धंधे बंद हैं, युवा सड़कों पर है, जय शाह की संपत्ति कमाई 24 करोड़ से 116 करोड़ कैसे पहुंच गई। जरूर किसानों की आय दुगनी नहीं हो रही है, और यहां तक कि बताया अडानी और अंबानी का कंपटीशन इतना है कि अडानी हर रोज 1000 करोड़ कमा रहा है। कैसे नहीं कमाएगा जब हमारे सारे एयरपोर्ट कहें, रेल कहें, हमारी संपत्तियां कहें, कौड़ियों के दाम इन्हें सौंप दी जाएंगी, तो घाटे का सौदा करने तो अडानी अंबानी आए नहीं है, व्यापारी हैं। मोदी जी का राज है, पूंजीपति मित्रों का जो चुनावी कर्ज है वो चुकाना है। तो अदानी और अंबानी के बीच में कंपटीशन है। आप उस प्रतियोगिता में कहां खड़े हैं अपने गिरेबान में झांक कर देखिएगा। नितिन गडकरी जी, एएनआई की न्यूज है, नितिन गडकरी जी का कहना है कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर बाहर से मंगाने पर, इंपोर्ट पर 8 लाख करोड़ खर्च किया है। 8 लाख करोड़, चलिए ठीक है, पर वो यहां नहीं रुकते। नितिन गडकरी जी एक कदम आगे बढ़कर ये बताते हैं कि ये 8 लाख करोड़ जो पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करने पर खर्च किया जा रहा है वो बढ़कर अब सीधा 25 लाख करोड़ हो सकता है। 8 लाख करोड़ जब है तो आप सोच लीजिए कितनी मार पड़ रही है इस आम आदमी और मध्यम वर्गीय गरीब मजदूर को, कि जब 8 लाख करोड़ इंपोर्ट पे खर्च किया जा रहा है तब कीमतें 100 पार है पेट्रोल डीजल की। और जिस दिन
25 लाख करोड़ इंपोर्ट पे खर्च किया जाएगा, तब क्या होगा? तब क्या होगा या आज सोच लीजिए। और नितिन गडकरी जी ने सुझाव भी दे दिया है आपको कि पर्यावरण के लिए पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल ठीक नहीं है, इसीलिए आप इस्तेमाल ही मत करिए। आप इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? आपको इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। या तो आप गरीब नहीं है, मध्यम वर्गीय नहीं है, आपको फर्क पड़ रहा है, तो आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? तो पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। 8 लाख करोड़ आज खर्च कर रहे हैं तो 100 डीजल 120, पेट्रोल 120 लीटर और डीजल 100 पार कर चुका है, तो 25 लाख करोड़ संभावना है खर्च करना पड़े। और यहां पर एक और मंत्री आते हैं बीच में, और उनका नाम है नितिन गडकरी जी के साथ हरदीप पुरी जी। हरदीप पुरी जी कहते हैं हम रशिया से बात कर रहे हैं, हम सऊदी गल्फ कंट्रीज से, सऊदी अरेबिया से हम बात कर रहे हैं। क्या बात कर रही है मोदी सरकार? मोदी सरकार उनसे कह रही है कि तेल की कीमतें कम कर दीजिए। ये किसे बेवकूफ बना रहे हैं? अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें क्या हैं? गूगल करिए, पता लग जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें $80 प्रति बैरल है। मनमोहन सिंह जी के टाइम पर 140 तक, 114 से 40 डॉलर प्रति बैरल पहुंचा था, और आज कितना 80 है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें नीचे हैं। कम क्या करना है? कम करना है तो कम टैक्स एक्सटोर्शन, जो कर की उगाही है, जो टैक्स है वो आपको वैट कहें, एक्साइज ड्यूटी कहें, वो कम कर रहा है। लेकिन आप मोदी जी से बात नहीं करेंगे हरदीप पुरी जी, आपकी इतनी हिम्मत नहीं है, कायर हैं आप लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात करिए और कहिए ये टैक्स खत्म कर दें, कम कर दें, तो बहुत राहत मिल सकती है। जो 120 रुपए का पेट्रोल है वो 50-60 रुपए में मिल सकता है। लेकिन अपनी सरकार से बात नहीं करेंगे। बात कर रहे हैं रशिया से, हम बात कर रहे हैं रशिया को। आपके गरीब की, आपके मध्यम वर्गीय की, बेरोजगार की क्या चिंता? जब आपके देश के अंदर बैठे हो, आपके प्रधानमंत्री को ही इस बात की चिंता नहीं है कि पेट्रोल, डीजल और LPG गैस सिलेंडर और महंगाई बढ़ने से लोगों को इन त्योहारों के मौसम में खास तौर से मार पड़ रही है लगातार। जब प्रधानमंत्री को फर्क नहीं पड़ता तो गल्फ कंट्रीज, रशिया को क्या फर्क पड़ेगा? तो बेवकूफ बनाना बंद करें। उत्तर प्रदेश के तो एक मंत्री ने यहां तक कह दिया था कि 95% तो लोग पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल ही नहीं करते, तो 5% अमीर लोग हैं वो खर्च करते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए देखिए कहीं हाहाकार ही नहीं है। वहीं पर असम के भाजपा के जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष असम में भाजपा के, उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर पेट्रोल 200 रुपया लीटर भी हो गया ना, तो आपका जो स्कूटर पे डबल ड्राइविंग है ना, उसे हम कानूनी ट्रिपल ड्राइविंग बना देंगे, 3 लोगों को आप लेकर जाए। अरे आप 4 को भी बना दीजिए। और वहीं पर डॉक्टर कुमार विश्वास ने व्यंग करते हुए कहा, अरे जब 200 रुपया लीटर आप करेंगे तो डबल से ट्रिपल को क्यों अलाउ कर रहे हैं? छती डलवा दीजिएगा। एक व्यंग किया, छती डलवा दीजिएगा कि यहीं पर गुजर बसर कर लेंगे। इवन कि यहां तक है कि हवाई जहाज का जो ईंधन है उसकी कीमतें आपके और हमारी गाड़ी में जो पेट्रोल डीजल डलता है उससे बहुत कम हो चुकी है। कम से कम नहीं तो 30 रुपया बताया जाता है कि हमसे ज्यादा कीमतें, हमारे से कम कीमतें जो है वो हवाई जहाज की है। तो मुझे तो लगता है कि ये सुझाव ना दे दें कि पेट्रोल डीजल आपके 2 व्हीलर 3 व्हीलर में महंगा, लेकिन हवाई जहाज वाला सस्ता है, इसलिए हवाई जहाज खरीद लीजिए। वही हवाई जहाज जिसे मोदी सरकार बेच चुकी है। तो युवाओं को कहूंगी, आंखें खोलिए अपनी। और अभी तो एक और मैं क्या है उसका, लंदन टॉप में अभी कोई चर्चा चल रही थी, मैं लाइव देख रही थी, ट्विटर पे तो बहुत वायरल हो रहा है। लंदन टॉप में भाजपा की प्रवक्ता बताया जाता है जो उस पैनल में थी, नाम है रुचि पाठक। उन्होंने नया खुलासा किया है। पूछा गया ये जानकारी कहां से मिली, तो उन्होंने बताया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिली है। खुलासा ये किया है कि भारत का नेहरू जी जब पहले प्रधानमंत्री थे, सरदार पटेल जी थे, महात्मा गांधी जी थे, उन्होंने उस समय की अंग्रेजी सरकार से करारनामा साइन किया। और ये जो आजादी है हमारी, ये आजादी जो है ये संपूर्ण आजादी नहीं है, और ये आजादी 99 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें से 75 साल निकल गए हैं और 25 साल बस हमारे पास बचे हैं। और अभी कोई बचा सकता है तो मोदी जी बचा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद ये देश दोबारा गुलाम हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो नेताओं का, आजादी के आंदोलन से निकल गए नेताओं का जो अंग्रेजी सरकार से करार था वो 99 साल का था, जो पूरा हो जाएगा। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अंधभक्तों ने पढ़ा है
और जिसपे वो भरोसा भी करते हैं, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ भाजपा के इस प्रवक्ता ने लल्लन टॉप के अपनी चर्चा में हम सब की आंखें खोली। अब हमें बहुत डर लग रहा है, हमें बहुत चिंता हो रही है कि हमारे पास तो 75 साल निकल गए, मात्र 25 साल बच्चे हैं, ये जो 99 साल की लीज कॉन्ट्रैक्ट है वो तो खत्म होने जा रहा है, भारत वापस गुलाम हो जाएगा। सोचिए, ये जानकारी है इनके पास। आज और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि अब आप खुद सोच लीजिएगा, मेघालय के अभी के इस समय के गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक जी। नाम में ही सत्य छुपा हुआ है, डरते नहीं हैं, कायर नहीं हैं। इसलिए इंडिया टुडे में राजदीप सरदेसाई के साथ इंटरव्यू करके उन्होंने खुलासा किया कि जब वो गोवा में राज्यपाल थे तो गोवा की सरकार के भ्रष्टाचार के बारे में लगातार वो जानकारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति जी को लगातार देते रहे, क्योंकि वहां निरंतर भ्रष्टाचार हो रहा था, चाहे वो राशन हो, चाहे वो खनन का हो। पूरी तरह से वहां की जो संपत्ति है, वहां पर जो भ्रष्टाचार है वो अपने चरम पर था। और सत्यपाल मलिक आरोप लगाते हैं कि उसकी जानकारी देने का खामियाजा उन्हें ही भुगतना पड़ा। कार्रवाई भ्रष्टाचारियों पर होनी थी और कार्रवाई विसल ब्लोअर राज्यपाल पे ही होगी, उन्हें गवर्नर पद गंवाना पड़ा। उससे पहले वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे और जम्मू कश्मीर में लगातार जिस तरह की भी हिंसा हो रही थी या लोकतंत्र की हत्या की जा रही थी, अपने पद की गरिमा को और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए उस समय भी सत्यपाल मलिक जी ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि वो देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति जी को लगातार लिखते रहे। और वहां पर भी ये हुआ कि उन्हें वहां से पद से गंवाना पड़ा, फिर गोवा भेजा, फिर गोवा के बाद अब उन्हें मेघालय भेजा गया। लेकिन लगातार वो भ्रष्टाचार के मामले उजागर कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से लोकतंत्र को कुचला गया, अमित शाह जी वहां थे, किस तरह से कर्फ्यू रहा, किस तरीके से अभी हमारे नौजवानों को शहीद किया, 13 वहां के नागरिक शहीद हुए। जिस दिन अमित शाह वहां गृह मंत्री थे उस समय भी एक युवा जो निर्दोष था, जिसका कोई कसूर नहीं था, गोली का शिकार हो जाता है और अपनी जान गंवा बैठता है। और देश के गृह मंत्री कहते हैं सब कुछ बहुत बढ़िया है, कुछ भी ऐसा नहीं है, हिंसा नहीं है, पूरी आजादी है, सब कुछ चल रहा है, करोड़ों के पैकेज घोषित कर दिए। मुझे लगता है ये जख्मों पे नमक छिड़कने का काम जो है वो आप कर रहे हैं, जब आप हकीकत को स्वीकारते नहीं। सत्यपाल मलिक ने यहां तक कहा है कि जम्मू कश्मीर में, ध्यान से सुनिएगा, जम्मू कश्मीर में उन्हें राज्यपाल जब थे उन्हें 300 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का लालच दिया गया। और ये लालच अंबानी और आरएसएस के जो प्रभारी हैं जम्मू कश्मीर के, या पता करिए आरएसएस के कौन से प्रभारी जम्मू कश्मीर में बैठे थे, जो सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे उनसे संपर्क में थे और अंबानी की कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए 300 करोड़ रुपए का सौदा हो रहा था। ये पहली बार नहीं है। आप राजस्थान के जयपुर में आरएसएस के प्रमुख जो वहां के संचालक है निम्बा राम पर भी 20 करोड़ की रिश्वत का ऑडियो वीडियो जारी होता है, एफआईआर होती है और उनके ऊपर भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है। और ये आरोप कांग्रेस ने नहीं, रणदीप सुरजेवाला जी ने नहीं, ये आरोप भाजपा के ही कद्दावर नेता जम्मू कश्मीर, गोवा के और अब मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने लगाए हैं। जांच होनी चाहिए या नहीं, ये तो आपके अपने ही नेता है, पद पे बैठे हुए, चिंता नहीं कर रहे, डर नहीं रहे। असली राष्ट्रवाद कहें या धर्म कहें या देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों की बात करें तो ये पद पे बैठा हुआ आदमी कर रहा है। लेकिन लोग कहते हैं कि पद छोड़ने के बाद क्यों याद आ रहा है, जब पद पे थे तब क्यों नहीं याद आ रहा था, क्योंकि पद गंवाना पड़ता। अब देखना है कि सत्यपाल मलिक अपना पद गंवाते हैं या फिर प्रधानमंत्री जी जो आरोप लगाए गए हैं गोवा की पूरी भाजपा की सरकार और मुख्यमंत्री पर, आरएसएस के प्रमुख का नाम है यहां पर, जो है यहां पर अंबानी का नाम लिया जा रहा है कि किस तरह रिश्वत के तौर पर उन्हें 300 करोड़, इसकी जांच होनी चाहिए। अब जांच होगी या सत्यपाल मलिक अपने पद से जाएंगे, यह आपको हमें नजर गाड़ कर देखना है। आज एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं आपसे फेसबुक से बात कर रही हूं और आपको पता है फेसबुक पे आप और मेरे जैसे भारत के 37 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। पता नहीं कितने देशों की आबादी आप जोड़ लेंगे तब भी शायद इतने लोग नहीं बनेंगे जितने हमारे देश के लोग मात्र फेसबुक पर हैं। 37 करोड़ लोग भारतवासी फेसबुक पर इंटरैक्ट करते हैं और इनमें से 37 करोड़ में से 9%, मात्र 9% ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। 9%। और इन 9% अंग्रेजी भाषा में बोलने वालों के ऊपर खर्च कितना किया जाता है, कुल फेसबुक के बजट का 87%। 87%
इस 9% पर 37 करोड़ फेसबुक जो यूजर हैं यहाँ पर हम उनमें 9% पे खर्च किया जाता है और बाकी 87 में से आप जितना मर्जी बचा लीजिए उतना बाकियों पे खर्च होता है। यहां तक खुलासा हुआ है कि फेसबुक का जो भारत का 37 करोड़ लोगों का फेसबुक अकाउंट देखते हैं उनके पास हिंदी भाषा और बांग्ला भाषा को जानने वाला एक भी कर्मचारी उनके फेसबुक की टीम में नहीं है। इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क यह पड़ता है कि 37 करोड़ की आबादी में हिंदी जानने वाले जो लोग हैं और हिंदी के जो कंटेंट किसी धर्म विशेष, जाति विशेष या कहते एक शांति भंग करना, हेट स्पीच को जांच करने वाली, हिंदी भाषा को जानने वाले, उनकी जांच करने वाला फेसबुक की इस टीम में आदमी नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया? किसके दबाव में नहीं रखा गया? और इसके परिणाम ये हैं कि लगातार फेसबुक पर भारत के प्रति, हमारे देश की जो कहा जाता है कि विभिन्न धर्म, जाति, वेशभूषा, भाषा, खान पान पर हमला किया जाता है, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई होगी कैसे? क्योंकि अधिकतर तो हिंदी वाले इस्तेमाल करने वाले आप और मेरे जैसे, और हिंदी जानने वाले तो फेसबुक की टीम भी नहीं है। इसलिए इसे ये कहा जा रहा है कि खासतौर से उत्तर प्रदेश चुनावों के मद्देनजर फेसबुक को एक हथियार बनाकर भाजपा, बजरंग दल, आरएसएस, केंद्र की मोदी सरकार इस्तेमाल कर सकती है फेक प्रोपोगेंडा, धर्म विशेष के खिलाफ लोगों को भड़काने, दंगे करवाने में, अपना राजनीतिक मकसद साधने में। उत्तर प्रदेश के चुनाव को जीतने के लिए फेसबुक का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए फेसबुक से मांग की गई है कि आप तुरंत अपनी टीम में हिंदी भाषा जानने वाले को नियुक्त करें और इस तरह के जितने भी कंटेंट किसी जाति विशेष, धर्म, महिलाओं के खिलाफ अगर आते हैं तो उसे तुरंत हटाया जाना चाहिए। इसकी गंभीरता को कांग्रेस ने देखते हुए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपका फेसबुक पे कितना दबाव है, कार्रवाई करता है नहीं करता है, ये अब समय बताएगा। लेकिन मैं आप सभी लोगों को कहूंगी, किसान रो रहे हैं, खाद, डीएपी खाद एक बोरे की कीमत 3,500, डीजल पहले ही महंगा है, पेट्रोल, एलपीजी गैस महंगे हैं, लेकिन सरकार को फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं आपको यही कहूंगी, अब ये दाम तो कम होंगे नहीं। आपसे सिर्फ एक ही मांग करती हूं, गोवा के भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा और कांग्रेस गोवा में लड़ती आई है। आम आदमी वहां पर पहुंची, अब टीएमसी पहुंच गई, एनसीपी पहुंच गई। और आपको पता है, चाहे टीएमसी हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये किसके वोटों को बांटने के लिए और किसे लाभ पहुंचाने के लिए वहां पर पहुंची हैं, ये आपको देखना होगा। टीएमसी के बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं, करोड़ों का विज्ञापन दिए जा रहे हैं, बंगाल की मुख्यमंत्री वहां चेहरा है। वहीं आम आदमी पार्टी का अगर आप देखेंगे करोड़ों के विज्ञापन है वहां पर, लेकिन चेहरा लोकल स्थानीय गोवन का नहीं है। ठीक टीएमसी की तर्ज पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का चेहरा है टीएमसी। लेकिन आम आदमी पार्टी और टीएमसी आज जो भ्रष्टाचार का खुलासा मेघालय के भाजपा के नेता गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने किया है, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोल रहे, मौन है, चुप है। डरते क्यों है? कांग्रेस ने तो आज आगे बढ़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सत्यपाल मलिक जो हमारे गवर्नर हैं उनकी बात को आगे बढ़ाकर कार्रवाई की मांग की है। लेकिन टीएमसी और आम आदमी पार्टी के दो मुखिया अयोध्या पहुंच चुके हैं। दिल्ली के अंदर लोकायुक्त भ्रष्टाचार से लड़ने आए थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। उन्हें याद दिलाइए कि दिल्ली के अंदर 1 साल होने वाला है, लोकायुक्त की नियुक्ति ठंडे बस्ते में केजरीवाल आपने डाली हुई है। आप दिल्ली के अंदर लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं करेंगे, आप भ्रष्टाचार के मामले जो ठंडे बस्ते में डले उन्हें निकाल कर सजाएं नहीं देंगे। आप वो सब चीजों को ठंडे बस्ते में डालकर जय श्री राम करने पहुंच गए हैं, व्यवस्था परिवर्तन करने आए थे भ्रष्टाचार से। वहीं टीएमसी की मैडम अपने आप को विकल्प बता रही है, लेकिन चेहरा गोवा में उनके पास स्थानीय लोकल चेहरा नहीं है लड़वाने के लिए, इसलिए अपने चेहरे लगाए हुए हैं। तो आप सभी से कहूंगी, गोवा के लोगों को खास तौर से कहूंगी, सबसे छोटा राज्य गोवा, 40 विधानसभाएं हैं, प्रयोगशाला बनाया जा रहा है, हर राजनीतिक दल वहां पर प्रयोग करने आ रहा है और प्रयोग आपके साथ होगा, खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं गोवा के लोगों को कहूंगी, 2 राष्ट्रीय पार्टियां वहां पर हैं। पिछली बार कांग्रेस को आपने सबसे ज्यादा सीटें दी, लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं दिया। इस बार आपसे कहूंगी गोवा के लोगों को, प्रयोगशाला मत बनने दीजिए। गोवा कोई प्रयोग की जगह नहीं है जहां पर बाहर की पार्टियां आए और अपने चेहरे
अपने चेहरे, बाहरी चेहरों को वहां चमकाएं और वोट लेकर आपके वोटों के साथ वहां सौदा करें। यह आपको तय करना है कि पूर्ण बहुमत के साथ, जो पिछली बार आप कांग्रेस को पूर्ण बहुमत देने से चूक गए, इस बार पूर्ण बहुमत की स्थिर मजबूत सरकार कांग्रेस को दे। और वायदा है कि सत्यपाल मलिक ने भाजपा के मुख्यमंत्री पर जो आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार के, उसकी जांच, उनकी सजाएं केंद्र की मोदी सरकार नहीं देगी, उन्हें बचाने का काम कर रही है। इसलिए सत्यपाल मलिक को गवर्नर पद से हटाया गया, ना कि मुख्यमंत्री बदला गया। लेकिन कांग्रेस के आने के बाद ये यकीन दिलाया जाता है कि पहले 100 दिन के अंदर एक एक के ऊपर कड़ी कार्रवाई करके इनकी सजाएं दिए जाएंगी। मैं मानती हूं कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में बहुत सी चीजों को हल्के में लिया, फास्ट ट्रैक में नहीं चलाया भ्रष्टाचार के मामलों को, और समय के साथ जब सत्ता हमारे हाथ से चली गई तो हम सबको पछताना पड़ा। लेकिन सबक लिया है कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी जी ने, पूरी कांग्रेस ने, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने सबक लिया है। और अब भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जो हम पर आरोप लगाते हैं, उन बहुमत के साथ सत्ता और उन राज्यों में बैठे हुए हैं, 7 साल में कितने लोग आपने जेल में भेज के उन्हें सजाओं तक पहुंचाया है, पूछिएगा। झूठे आरोप साबित नहीं कर पा रहे आप। मात्र 3 साल आपके पास भाजपा की केंद्र सरकार के पास बचे हैं। मैं आप सभी लोगों को कहूंगी, जाते जाते दोबारा जहां से शुरू किया था वहीं से खत्म कर रही हूं। दिवाली आ रही है, पढ़े लिखे युवा बेरोजगार, कब तक आप लाठियां खाएंगे? उत्तर प्रदेश में देखा, लाठियां पड़ रही हैं आपको, क्योंकि आप रोजगार मांग रहे हैं। निजीकरण कर दिया गया है, आपको निजी लोगों का मोहताज बना दिया गया है। परमानेंट सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही हैं, निजीकरण के तहत मोहताज बनाया जा रहा है। सरकारी संपत्तियों को, विरासतों को बेचा जा रहा है पूरी तरह से। लेकिन अमित शाह का बेटा जय शाह की कमाई बिना कुछ किए 24 करोड़ से 116 करोड़ पहुंच जाती है, और दुबई में बैठकर मैच का मजा लेते हैं। कुछ सीखिए आप, कुछ सीखिए आप। मुद्दों से भटकाने के लिए भारत पाकिस्तान का मैच, पेट्रोल डीजल महंगाई, बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए पहले तो एक लंबा प्रोपोगेंडा चला गया, बहिष्कार होना चाहिए हिंदुस्तान पाकिस्तान के इस मैच का जो दुबई में हो रहा है, बहिष्कार होना चाहिए। आपका और हमारा समय बर्बाद किया गया टीआरपी के लिए, और चर्चाएं हिंदू मुस्लिम तक आकर पहुंच गई। लेकिन हुआ क्या? क्या मैच नहीं हुआ? मैच हुआ, मैच हुआ, और मैच के परिणाम हमारे सामने हैं। जो बेहतर खेला उसकी जीत हुई, जो बेहतर नहीं खेल पाया वो सबक लिया है। और जरूर है हमारे खिलाड़ी, हमारे भारतीय खिलाड़ियों ने सबक लिया होगा। और अभी ये मैच पहला था, अंतिम नहीं था, और मुझे पूरा भरोसा है कि भारतीय क्रिकेट टीम फाइनल में इस मैच को जीतेगी। लेकिन कहा विवाद पूरा मैच होना चाहिए, नहीं मैच होना चाहिए, बॉयकॉट होना चाहिए। वही अमित शाह का बेटा जय शाह वहां पर मजे ले रहा था अपनी करोड़ों की संपत्तियों में, और युवा यहां पर ट्विटर पे उलझे हुए थे कि नहीं होना चाहिए। और मैच हारने के बाद ठीक रहा, किस पे फोड़ा गया? ठीक वैसे ही याद है ओलंपिक में हमारी महिला भारतीय हॉकी टीम जब खेलने गई और हार गई, दिलेरी से बहुत शानदार खेली, सलाम है हमारी हॉकी की महिला पुरुष टीम को। पर क्या हुआ, एक महिला खिलाड़ी जो दलित थी, उसके घर पर इन संघी भाजपाइयों, बजरंग दल जो भी हैं, इन सबके साथ राइट विंग वाले जो हैं हमला कर दिया गया। एक दलित हॉकी की हमारी बहादुर बेटी के घर पर मैच हारने का ठेकरा उसके सर पर। ठीक उसी तरह जब क्रिकेट के मैच में पाकिस्तान से भारत हारा तो सारा ठीकरा मोहम्मद शामी के सर पर फोड़ दिया गया। मुझे खुशी है श्री राहुल गांधी जी के साथ पूर्व क्रिकेट कप्तान, भारत रत्न, राज्यसभा सांसद सचिन तेंदुलकर ने भी मोहम्मद शामी के समर्थन में आकर ट्वीट किया। सोचिएगा, सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए, चुनावों के मद्देनजर सत्ता अपना पूरा खेल ध्यान से भटकाने के लिए मुंबई में भी जो कुछ चल रहा है ना, मुझे लगता है सिर्फ चुनाव सर पर है। सरकार पूरी तरह से घिरी हुई है, किसी चीज का जवाब नहीं है। मुद्दों से भटकाने के लिए चर्चा में कि फलाने की बेल हुई या नहीं हुई, फलाने का मैच का क्या होगा। मैं आपको फिर बचाते जाते बोल रही हूं, भारत हिंदुस्तान मैच का जितना मर्जी बॉयकॉट की बात कही हो, लेकिन हकीकत है मैच हुआ और हमारे भारतीय खिलाड़ी ने सबक लिया और जीतेंगे भी। अब मुझे लगता है कि ठीक है, जब भारत में ट्विटर पे इसका जो है बहुत ज्यादा इसको अच्छी एक कहा जा सकता है कि
पॉजिटिवली देखा गया इस मैच को कि खेल की भावना से खेलेगा। और कैप्टन कोहली ने जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम को वहां पर मैदान में खड़े होकर जो है बधाई दी, वहीं पर अक्षय कुमार को भी हमने पाकिस्तानी क्रिकेटरों के गले में हाथ डाल के हंसते हुए बधाई देते हुए देखा। तो मैं आपसे यही कहती हूं, ठीक है, चाहे वो हमारी संस्कृति हो, हमारे संगीत हो, हमारी गजल और गाने हो, खेल के मैदान हो, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन हो, हमारे राजनीतिक संबंध हो, और चाहे सरहद पे हमारे खड़े बहादुर जाबाज जवान हो, हर मोर्चे पर हम लोगों को अलग अलग अब लड़ते हुए अगर आगे बढ़ना है तो इसके लिए तैयार रखना है। हम संगीत भी करेंगे, हम क्रिकेट का मैच भी करेंगे, हम डिप्लोमेटिक रिलेशन भी रखेंगे, हम राजनीतिक बातचीत भी अगर कर रहे हैं गुप्त छुप चोरी तरीके से नहीं, जैसे अभी तक देश के प्रधानमंत्री बिन बुलाए पाकिस्तान चले जाते हैं और हमारी पीठ पे पुलवामा में हमारे पर हमला हमारे जवानों पे किया जाता है, गलवान वैली पर हम पर हमला किया जाता है। ये धोखा नहीं खाएंगे। हमारे जवानों पर हमें पूरा भरोसा है कि सरहद पर खड़ा हमारा जवान कतई भी समझौता नहीं कर रहा है, लड़ रहा है, अपनी कुर्बानियां दे रहा है। और जम्मू कश्मीर में इसी महीने में, साल में नहीं, इसी महीने में 9 जवान हमारे शहीद हुए हैं। हम श्रद्धांजलि देते हैं और पूरा यकीन है कि हमारे जवान सरहद पर 1 इंच भी जमीन नहीं जाने देंगे और 1 इंच भी दुश्मन को सरहद के अंदर नहीं घुसने देंगे। और पूरे भारत देश की आबादी हमारे जाबाज जवानों के साथ खड़ी है, पूरी मुस्तैदी के साथ, कोई समझौता नहीं करने देंगे। लेकिन मैच को, राजनीति को और सरहद की लड़ाइयों को मुझे लगता है अलग अलग देखकर अब लड़ना होगा और आगे मजबूती से हम सबको बढ़ना होगा। बातें आपसे माफी चाहूंगी, 370 के करीब लोग अभी तक सुन रहे हैं। मालूम नहीं आपको मेरी बात कैसे लगी कैसे नहीं, पर मुझे लगता है सिर्फ मात्र यही एक जरिया आपके और हमारे पास बचा है। फेसबुक पे भरोसा हो हमें ना हो, 37 करोड़ भारतीय फेसबुक पे हैं और 15 लाख के करीब तो मेरे साथ भी फेसबुक पे लाइक या फॉलो कर रहे हैं मेरे इस पेज को। तो बस लगता है ये एक मंच है भारतीयों से सीधे जुड़ने का, बात करने का, और ये मौका मैं कभी कभी इसका फायदा जो है उठा लेती हूँ और आप लोग सुनते हैं। मुझे नहीं मालूम मेरी बात को आप कैसे लेंगे, लेकिन जो भी मैंने आपके सामने बातें रखी हैं, सच्चाई रखी है, मुझे नहीं मालूम आप में से कितनी चीज़ों के बारे में आपको मालूम था या नहीं मालूम था। दोबारा लगे तो वीडियो को सुनिएगा और शेयर करिएगा ताकि ये सच्चाई देश के लोगों तक पहुँचे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। जय हिंद, जय भारत।